हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वनाम के दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले भाग में हमने देखा कि सर्वनाम का डेफिनेशन क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और आखिर सर्वनाम की जरूरत क्या है। और सर्वनाम के हमने दो प्रकारों के बारे में पढ़ा था, जो कि थे पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इस भाग में हम सर्वनाम के बचे हुए प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम व उसके प्रकार भाग 2 की। तो सर्वनाम का जो अगला प्रकार है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात डेफिनेट प्रोनाउन, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है या उसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बस्ता उस अलमारी में रखो। यह वर्ड जो है, यह जो सर्वनाम है, वह इस बस्ते के बारे में बता रहा है, इस बस्ते को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और यहाँ पे जो ये उस वर्ड है, उस प्रोनाउन जो है, वह इस अलमारी के बारे में बता रहा है, अलमारी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो इसके लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह प्रोनाउन जो है वह निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ इसी बस्ते के बारे में बात कर रहा है। यह और किसी बारे में बात नहीं कर रहा है, वह निश्चित रूप से इसी बस्ते के बारे में बात कर रहा है। और ये जो उस प्रोनाउन है वह सिर्फ और सिर्फ इस अलमारी के बारे में बता रहा है, निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ इस अलमारी के बारे में। इसके लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक और नियम है, एक और रूल होता है पहचानने के लिए, कि यह सर्वनाम जो है वह हमेशा उस नाउन के पहले आता है जिसके बारे में यह बात कर रहा है। ये हमेशा हमें याद रखना है कि जो अगर कोई प्रोनाउन किसी नाउन के पहले आया है जिसके बारे में वह बता रहा है, तो वह प्रोनाउन हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। ये एक थंब रूल है, एक नियम है जिसे हमें याद रखना है निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते समय, कि आखिर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जब भी कोई प्रोनाउन किसी नाउन के पहले आता है, किसी संज्ञा के पहले आता है और उस संज्ञा को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसी संज्ञा के बारे में हमें बता रहा है, तो वह जो प्रोनाउन है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। से कुछ और एग्जांपल्स है, यह, वह, इसने, उसने, इसे, उसे, ये सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन वो कंडीशन हमें याद रखनी है कि वह ये सारे प्रोनाउन उस संज्ञा के पहले आने चाहिए, उस नाम के पहले आने चाहिए जिसके बारे में ये बता रहे हैं, तभी वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ प्रकार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह पुस्तक सोनी की है। यहाँ पर यह जो है वह इस पुस्तक के बारे में बता रहा है। ये पुस्तकें रानी की है। तो एक बार फिर से वही सेम चीज है कि जो ये प्रोनाउन है वो ये इन पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है, इन पुस्तकों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये रानी के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन पुस्तकों के बारे में बात हो रही है। इसके लिए ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरीके का यह, वह, वे, वह, सारे के सारे जो प्रोनाउन है ये सब के सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दोनों कंडीशंस कंप्लीट कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या, कि यह एक नाउन के पहले आया है। ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो है अगर हम देखें तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस नाउन के पहले आया है। ओके, और नाउन के पहले आकर के वो नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उस नाउन के बारे में बता रहा है। ओके, इसके लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला प्रकार हम देख लेते हैं जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के जस्ट ऑपोजिट है। जिस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम एक डेफिनिट नाउन के बारे में हमें बता रहा है, एक निश्चित सर्वनाम एक निश्चित संज्ञा के को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वह निश्चित व्यक्ति के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसे पता ही नहीं है कि यह किसके बारे में बात कर रहा है, मतलब यह खुद श्योर नहीं है कि यह किसके बारे में बात कर रहा है। इसके लिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ रखा है, मेज के नीचे
कुछ रखा है। तो यहाँ पे मेज के नीचे है, कोई सामान है, कोई जिसका कि नाम है, लेकिन क्या है यह पता नहीं है या इसके बारे में कंफर्म नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कुछ रखा है। ओके, इसके लिए जो कुछ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी नहीं दे रहा है। कुछ है, क्या है पता नहीं, कुछ तो लेकिन जरूर है। तो कोई, कुछ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन क्या खाना है वो फिक्स नहीं। यह आम हो सकता है, फल हो सकता है, भाजी हो सकती है, रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली क्या है वो नहीं पता। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है कुछ। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, अगेन कुछ तो गिर गया है, लेकिन क्या गिरा है पता नहीं, कंफर्म नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वह अनिश्चितता दर्शा रहा है। इसके लिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ तो लाना है। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है पता नहीं, किसके बारे में बात हो रही है पता नहीं है, लेकिन कोई तो जरूर है। इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, आवाज तो आई, किसी न किसी की आवाज तो है, लेकिन किसकी आवाज है पता नहीं है। और जब जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि हाँ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम जिस शब्द का यूज करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ या कोई आदि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध होता है। इनडेफिनिट हमें पता चलता है कि कोई इनडेफिनिट चीज है। ओके, हमें नहीं मालूम कौन सी चीज है, इसलिए अनिश्चितता का बोध होता है। इसलिए सारे के सारे शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। आशा करता हूं आपको अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला जो है वह देख लेते हैं। अगला प्रकार जो है वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। डेफिनेशन है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज, अगर इस निज को, निज का अर्थ समझिए तो निज का अर्थात होता है खुद, स्वयं के लिए, खुद के लिए। ओके, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, ओके, वक्ता जो बोलने वाला है वह खुद के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मां, मैं अपना बस्ता स्वयं तैयार कर लूंगी। यहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति हो मैं है। ओके, मैं सर्वनाम है, तो मैं अपना बस्ता स्वयं, जो यहाँ पे स्वयं वर्ड यूज हुआ है, ये स्वयं वर्ड मतलब खुद के लिए यूज हुआ है। जो भी बोल रही है उसने कहा है कि वह खुद अपना यह बस्ता तैयार करेगी। तो खुद जो है, स्वयं जो वर्ड है, ये उसने खुद के लिए यूज किया है। इसके लिए जो खुद के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो वक्ता, बोलने वाला आदमी खुद के लिए यूज करता है जो वर्ड्स, वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद कर लेना। अगर उन लिमिटेड वर्ड्स को हम याद कर लेंगे तो आसानी से निजवाचक सर्वनाम को हम ढूंढ सकते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, अपने आप। ओके, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से हमें निश्चित रूप से समझ में आ जाता है कि जो वर्ड यूज हुआ है वह खुद के लिए ही यूज हुआ है। जैसे मैं यह सब अपने आप कर सकता हूं, अपने आप कर सकता हूं, यहां के लिए जो मैं है, जो फर्स्ट पर्सन है, उसने अपने आप के लिए जो वर्ड यूज किया है वो खुद कर सकता है। इसके लिए उसने अपने आप यहाँ पे वर्ड यूज किया है। तो ये जो आप है वह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए, तो खुद जो वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन ने अपने लिए यूज किया है। इसके लिए जो भी फर्स्ट पर्सन जो है वो खुद के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही कम वर्ड्स वैसे होते हैं, तो उन वर्ड्स को अगर तुम याद कर लोगे तो आसानी से उसे पहचान सकोगे। ओके, अगला जो है आखिरी टाइप जो है इसका वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
वे संज्ञा शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो एक दूसरे सर्वनाम से भी अपना संबंध बताते हैं कि वो उनसे रिलेटेड है। ओके, तो ये दोनों सर्वनाम शब्द जो रहते हैं वो किसी एक कॉमन वर्ड से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, जो बच्चे पाठ याद करके आए हैं वे अपना हाथ उठाएं। अब यहाँ पर जो दो सर्वनाम है, जो और वे, ये दोनों के दोनों जो सर्वनाम है वो किसके लिए आए हैं? बच्चे के लिए आए हैं, उन बच्चों के लिए आए हैं जो अपना पाठ याद करके आए हैं। ओके, तो ये दोनों सर्वनाम एक कॉमन वर्ड्स के लिए यूज हुआ है, एक कॉमन वर्ड के लिए यूज हुआ है, इसके लिए ये दोनों सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे जो कि दो होंगे, यहाँ पे संबंधवाचक में हमेशा हमें याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में कि दो सर्वनाम शब्द होंगे जो कि एक कॉमन वर्ड से रिलेटेड होंगे। ये दोनों के दोनों सर्वनाम एक कॉमन वर्ड के लिए यूज हुए होंगे, तभी ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो, सो, जैसा, वैसा। ओके, इसके भी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यह वही लड़का है जो घर आया था। यहाँ पे यह, जो, दोनों का दोनों एक कॉमन वर्ड के लिए यूज हुआ है जो कि है लड़का। ओके, तो यह वही लड़का है जो घर आया था। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, जब हम वाक्य पढ़ेंगे ऊपर के वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके लड़के और घर का आपस में संबंध दर्शाया गया है। अतः यहाँ पर जो और यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जितनी काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। यहाँ पर भी दिए गए वाक्य में जितनी उतनी जो शब्द है किन्हीं दो चीजों के संबंध में बताया गया है। इसका कारण जो जितना उतनी संबंधवाचक सर्वनाम से के उदाहरण है। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में जो और वो का प्रयोग करके परिश्रम व सफलता के संबंध बताने की कोशिश की गई है। अतः जो शब्द, जो, वो शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके के जो दो शब्द है वो जब एक दूसरे के संबंध के बारे में बताते हैं, ऊपर दिए गए वाक्य में जैसे यह वही पुस्तक है जो मुझे मिल नहीं रही थी, तो ऊपर दिए गए वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जा रहा है। अतः यह और जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह जब दो सर्वनाम शब्द, वाक्य में दो सर्वनाम शब्द जब आते हैं और वे दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आशा करता हूं आप लोगों को सर्वनाम व उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। आइए अब इनसे संबंधित कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए। यह सुंदर खिलौना मेरा है। यहाँ पर यह और मेरा ये दो सर्वनाम शब्द है, इन्हें आपको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके का जो एक्सरसाइज है ये आपको खुद करना है। और एक पैराग्राफ भी है, एक पैराग्राफ भी एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है जो कि सर्वनाम शब्दों को आपको हाईलाइट करना है। या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो भी सर्वनाम शब्द इस पूरे पैराग्राफ में आया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सर्वनाम व उसके प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के व्याकरण के अन्य जो टॉपिक्स है उनसे भी रिलेटेड मैं नए नए वीडियोस डालता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके का कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको वह तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।